नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ। इस क्लास में हम आगे आने वाले 1 घंटे में 10 क्वेश्चन को देखेंगे। 10 क्वेश्चन के साथ 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 ही उसके स्टैटिक्स जी को और पिछले महीनों के करंट के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी 1 घंटे की इस यात्रा को आप सभी के साथ। तो एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो पहला आज का मोटिवेशन कोटेशन है, 1000 मील सफलता की यात्रा की शुरुआत भी एक कदम से ही होती है। यानी दोस्तों, इसका मतलब है पहला कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप किसी चीज की शुरुआत नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में या उसकी जीत के बारे में सोचना बेमानी होगा। तो दोस्तों, पहला कदम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसके साथ, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि कनाडा में G7 समिट हो रहा है। G7 समिट का आयोजन हो रहा है। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, आमंत्रित किया गया है। तो इसके लिए हमारे कौन जा रहे हैं? भारत की ओर से पीएम मोदी जी कहाँ पर जा रहे हैं? कनाडा में जा रहे हैं। ठीक है, कनाडा में जा रहे हैं और G7 की बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वो 3 देशों की यात्रा करेंगे। 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो हमारा कनाडा हो गया, कनाडा में एक साइप्रस और एक क्रोएशिया। तो इन तीनों देशों की भी यात्रा पीएम मोदी करेंगे। इन तीनों देशों में से एक देश है साइप्रस देश है, जो रणनीतिक तौर पर इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस साइप्रस देश की राजधानी निकोशिया है। क्या राजधानी है इसकी? तो निकोशिया है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ के लिए निकल चुके हैं। आज वहां पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ। ठीक है, तो किसने किया? तो यहाँ के जो पीएम है, कहाँ के? साइप्रस जो एक देश है, उसके पीएम जिनका नाम है प्रधानमंत्री का नाम है निकोलस क्रिस्टोडोलाइडस ने इनका रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत किया। क्यों किया उसके कारण को भी जानेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि भारत और साइप्रस के संबंधों के बारे में। तो भारत और साइप्रस के संबंधों की शुरुआत 1960 में होती है। 1960 में ही क्यों होती है? क्योंकि 1960 में साइप्रस आजाद हुआ था, साइप्रस को आजादी मिली। ठीक है, तो सब तब से ही साइप्रस से भारत के संबंधों की शुरुआत हो गई। अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जो हैं, वो 20 वर्षों बाद साइप्रस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। पहले मंत्री होंगे। पिछले 20 साल में क्या होंगे? पहले पीएम होंगे। यानी पिछले 20 साल में साइप्रस की यात्रा पर हमारे यहाँ से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया है। अभी पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं। तो कितने साल बाद जा रहे हैं? तो 20 साल बाद जा रहे हैं। 20 साल में पहले व्यक्ति होंगे जो प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो वहां की जो राजधानी है निकोशिया में किससे मिलेंगे? यहाँ के निकोशिया में यहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, क्या नाम है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है? निकोलस। तो निकोशिया में निकोलस से मिलेंगे। ठीक, उसके बाद अगले दिन जो वहां के लिमासोल एक शहर है यहाँ पर, लिमासोल। इस लिमासोल में व्यापारिक जगत को संबोधित करेंगे। ठीक है, तो पीएम मोदी क्या करेंगे? पहले तो वहां मीटिंग होगी इनके राष्ट्रपति के साथ में, और फिर क्या करेंगे कि वहां पे जो व्यापारी जगत है
उसको संबोधित पीएम मोदी करेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्रोएशिया के बारे में। अगर मैं बात करूं तो क्रोएशिया, तो यहाँ पर 1974 में जो क्रोएशिया का मैप है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, ऐसे करके मैप है गिटार की तरह का। तो यहाँ का जो ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम उत्तरी साइप्रस कहते हैं, उत्तरी साइप्रस कहते हैं, और इस नीचे वाले को दक्षिणी साइप्रस। ठीक है, तो उत्तरी साइप्रस पर तुर्की ने अभी क्या कर लिया है, तो तुर्की ने 1974 में कब्जा कर लिया है। ठीक है, कब्जा कर लिया है और इसे अलग देश की मान्यता देता है जो तुर्की के अधीन है। लेकिन इसको मान्यता देने वाला इस विश्व में तुर्की इकलौता देश है जो इस हिस्से को एक देश के रूप में मान्यता देता है। भारत ने भी इसको मान्यता नहीं दी। भारत ने कहा है कि ये अवैध कब्जा है। क्यों कहा है? इसके पीछे का कारण है क्योंकि तुर्की जो कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान के साथ में खड़ा होता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में खड़ा होता है। तो भारत ने भी अब इसके मुद्दे को, साइप्रस के मुद्दे को सामने लाना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये भारत की एक कूटनीतिक चाल है। आगे देखते हैं। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी जब वहां पहुंचे तो उनके राष्ट्रपति निकोलस ने रेड कारपेट बिछाकर इनका स्वागत किया। ठीक है, अब देखते हैं इसके मैप के बारे में। अब ये हो गया हमारा, देखिए अगर मैं बात करूं, जूम करके दिखाऊं एक बार आपको, तो ये हो गया हमारा भारत। अब भारत से जब हम पश्चिम में चलेंगे, भारत से कहां पे चलेंगे? पश्चिम में। ठीक है, भारत से अगर हम पश्चिम में चलें तो यहाँ पाकिस्तान, उसके बाद ईरान, इराक, और यहाँ पर जॉर्डन, और यहाँ पर आपका इजराइल, और ये भूमध्य सागर आ गया। भूमध्य सागर में ऊपर तुर्की, और तुर्की के नीचे यहाँ पर छोटा सा देश है साइप्रस। साइप्रस, अब देखते हैं हम भूमध्य सागर में। ठीक है, यहाँ पर देखें, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये आ गया हमारा इजराइल आ गया, और कल मैंने आपको बताया था, और आज ये भूमध्य सागर। भूमध्य सागर कल हमने पढ़ा था। तो भूमध्य सागर में एक आपको छोटू सा देश दिख रहा है, गिटार की तरह का। कैसा है? गिटार की तरह का देश है। क्या नाम है इसका? जिसका नाम है साइप्रस। क्या नाम है इसका? जिसका नाम है साइप्रस। तो ये गिटार के जैसा एक छोटा सा देश आपको दिख रहा है, इसका नाम है साइप्रस। तो इसका जो इसका ये उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, इस पर इस तुर्की ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये ग्रीस, यानी यहाँ पर ग्रीक लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ग्रीस इसका समर्थन करता है। तो भारत ने अब इसका समर्थन करना शुरू कर दिया है, और ये वाले हिस्से को कहा है कि ये अवैध कब्जा किसका है? तुर्की का है। ठीक है, तो इसलिए ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तुर्की जो भारत को खिलाफ रहता है कश्मीर मुद्दे पर, और पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने हथियार सप्लाई किए, ड्रोन यहीं से आए थे। तो भारत ने भी अब उसका जवाब देना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नॉर्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो दी गई है ये हमारे पंजाब राज्य द्वारा दी गई है। पंजाब में पाकिस्तान द्वारा जो नार्को आतंकवाद फैलाया जाता है उसको रोकने के लिए क्या दिया गया है? इसको मंजूरी दी गई है। हाल ही में अडानी समूह ने किस देश की कंपनी के साथ जल विद्युत परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो जो अडानी की कंपनी है वो बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ समझौता कर रही है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 19 फुटबॉल की चैंपियनशिप आयोजित हुई है? तो ये जो आयोजन हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौते के पर पहले दौर की वार्ता कहां संपन्न हुई है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए जो पहली बैठक की गई है वो गुजरात में की गई है। ठीक है, तो गुजरात में इस बैठक का आयोजन किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जनगणना 2027, हाल ही में जनगणना 2027 की अधिसूचना किस तारीख को जारी की गई है? तो हाल ही में 16 जून को, आज कल के दिन 16 जून को
क्या की गई है? हमारे गृह मंत्रालय, भारत के गृह मंत्रालय ने क्या किया है? अधिसूचना को जारी किया है। अधिसूचना जारी की गई है, जारी की है और कहा है कि 1 मार्च 2027 तक ये कार्य समापन होगा। किसका? जनगणना का। किसका? जनगणना का कार्यक्रम समाप्त होगा। अगर बात करो तो गृह मंत्रालय किसके अधीन है? तो इसके मंत्री हैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। कौन है? अमित शाह जी हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं। और ये क्या है? भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी हैं। क्या है? सहकारिता मंत्री। हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। कैसे हैं? भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। तो भारत में ये जनगणना की अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस बार की जो जनगणना है, इस बार की जनगणना विशेष है। इस बार की जनगणना क्या है? विशेष है। किस लिए विशेष है? क्योंकि ये पहली डिजिटल और कैसी? जाति आधारित जनगणना है। कैसी है? जाति आधारित जनगणना है। ठीक है, तो कैसी है? ये पहली जाति आधारित जनगणना जनगणना है। और कैसी है? डिजिटल है। तो भारत में आज तक डिजिटल जनगणना नहीं हुई है। ये पहली डिजिटल आधारित और जातिगत जनगणना है। और इसमें यह 2 चरणों में होगी। इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है, इस बार जो इसका क्या होगा? 2 चरणों में इसको आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में क्या होगा? पहले चरण में जितने भी हमारे घर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे घर हैं या संपत्तियां हैं, उनका ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। पहला चरण कौन सा होगा इसका? हाउस लिस्टिंग, ठीक है, ऑपरेशन, लिस्टिंग ऑपरेशन। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जितने भी घर हैं, संपत्तियां हैं, सरकारी संपत्तियां हैं या कोई आपकी निजी संपत्ति है, सबका ब्यौरा दर्ज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। तो दूसरे चरण में क्या होगा? जनसंख्या की क्या होगी? गणना होगी। जनसंख्या की गणना दूसरे चरण में की जाएगी। ठीक है, तो दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना की जाएगी। तो इस बार 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। 1 मार्च 2027 तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, मकानों और संपत्तियों का ब्यौरा भी इस बार दिया जाना है। और इस बार की जनगणना एक विशेष भी है, क्योंकि 2026 के बाद इस जनगणना पर आधारित परिसीमन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, क्या परिसीमन क्या होता है? परिसीमन हमारे आर्टिकल अनुच्छेद 82 में परिसीमन की बात कही गई है। जैसे ये हमारा देश है, ठीक है, अभी हमारे देश में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की अलग है, लोकसभा की अलग सीटें हैं, और हमारी जो विधानसभा है जहां पर एमएलए चुने जाते हैं उसके लिए अलग सीट है। अब मान लो इस क्षेत्र के लिए ऐसे बांटा गया कि यहाँ पर एक एमएलए कर लड़ेगा, यहाँ पर एक एमएलए, यहाँ पर एक एमएलए, यहाँ पर एक एमएलए। जब ये बांटा गया था, ये 1971 के आधार पर अभी तक चली आ रही है। असल में एक हमारे यहाँ संविधान संशोधन किया गया 2001 में, 84वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा ये कहा गया कि 2026 तक जो सीटों की संख्या है, जो चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या है, वो यही बनी रहेगी। यानी अगला परिसीमन 2026 के बाद किया जाएगा। ये कब कहा गया? 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2001 में 2026 तक बन रहे। किस आधार पर? तो 1971 की जनगणना के आधार पर। ये कब तक रहेगा? 26 तक, 1971 की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है,
जनसंख्या के आधार पर। यानी ये जो सीटों का बंटवारा था हमारे देश में, ये 1971 की जनसंख्या के आधार पर था। अब जो जनसंख्या बढ़ चुकी है, ठीक है, अभी पहले क्या था, 10 लाख पर एक सीट का चुनाव होता था। पहले मान लो इतने क्षेत्र में 10 लाख की जनसंख्या रहती थी, लेकिन जनसंख्या घनत्व बढ़ चुका है और अब मान लो इसमें से 40 लाख की जनसंख्या होगी, तो 4 सीट बनेंगी कि नहीं बनेंगी? तो 4 सीट बनेंगी। तो इसको ही, इस सीट को बांटने के कार्य को ही हम परिसीमन कहते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर संख्या, सीटों की संख्या की, एमएलए और एमपी की सीटों की संख्या को बढ़ाया घटाया जाता है। तो अब इसके आधार पर ही अगला परिसीमन लागू किया जाएगा। अगर मैं बात करूं, इस समय बात करूं अगर हमारे जनगणना के इतिहास की, अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करें, अगर जनगणना के इतिहास की हम बात करें तो भारत की पहली जनगणना, भारत की पहली जनगणना कब हुई? जनगणना कब हुई? तो जो भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। इस समय जो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये जनगणना हुई, लेकिन इसको वैज्ञानिक आधारित जनगणना नहीं माना गया। इसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में भारत की पहली वैज्ञानिक आधारित जनगणना की गई। 1882 में पहली जनगणना की गई और यहीं से ही जातिगत जनगणना भी की जाती थी। तो 1882 से ही जातिगत जनगणना भी की जाती थी, ठीक है, जनगणना की जाती थी। यहीं से ही जातिगत जनगणना शुरू रहती थी, क्योंकि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति पर कार्य करते थे, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी था। और ये लगातार चलती रही, कब तक? 1931 तक। 1931 की जनगणना तक ये कार्य लगातार चलता रहा, ठीक है। जातिगत जनगणना होती रही और उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते रहे। लेकिन 1941 में पहली बार इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, ठीक है, किए गए। 1941 में पहली बार जातिगत जनगणना यानी जाति कितनी है इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। फिर आता है 1951 का समय, देश आजाद हो जाता है 1947 में। तो 1951 में उस समय की कैबिनेट बोले तो जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने यह निर्णय किया कि हम आगे से जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। उस कैबिनेट में कौन कौन था? उस कैबिनेट में अंबेडकर जी थे, सरदार पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने क्या किया कि 1951 से जातिगत जनगणना क्या हो गई? बंद कर दी गई। अब दोबारा से ये जातिगत जनगणना शुरू की गई है। तो ये था हमारे यहाँ पर जनगणना का इतिहास, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये ऐसे जनगणना होगी हमारे यहाँ पर। अब रिवीजन के क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये हमारे यहाँ पर 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 11 मई को मनाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो यूपी सरकार ने किसके सहयोग से किया है? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से किया है, विश्व बैंक के सहयोग से किया है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? जो भारतीय मूल के हैं। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से ये 2 बार क्वेश्चन आ गए क्या? अच्छा, इसका तो ये आंसर हो गया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां ब्रह्मोस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ब्रह्मोस की फैक्ट्री कहां को उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह द्वारा
क्या किया गया, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया। हमारे यहाँ पर ब्रह्मोत्सव वो लखनऊ में बना करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये हमारे कमलेश पासवान जी, जो हमारे क्या है, जो हमारे राज्य मंत्री हैं। ठीक है, कमलेश पासवान जी क्या है, केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री, हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। ठीक है, ये कौन से, ये ध्यान रखेंगे, ये हमारे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो भारत में चेन्नई में क्या हो रहा है, एक स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना हुई रही है। किसके द्वारा, तो एक हमारे यहाँ पर कंपनी है गरुड़ एरोस्पेस, इसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी कृषि ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, उद्घाटन किया जा रहा है, किस लिए, कि जिससे भारत कृषि के क्षेत्र में क्या करे, ड्रोन का उपयोग बढ़ा सके। ठीक है, और ये कैसा होगा, भारत के आत्मनिर्भर पहल को भी ये एक पुश देगा, यानी उसको भी आगे बढ़ाएगा। और भारत में आत्मनिर्भर पहल जो चल रही है उसका भी है कि उसको बढ़ाने का भी कार्य करेगा। तो कौन सी कंपनी द्वारा, तो गरुड़ एरोस्पेस द्वारा खोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 2-3 कार्य और किए गए। तो साथ ही साथ एक यहाँ पर 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी क्या की गई, शुभारंभ किया गया। 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें उनका कौशल विकास किया जाएगा। और DGCA यानी, और एक कार्य क्या किया गया, DGCA द्वारा अनुमोदित DGCA द्वारा अनुमोदित एक TT यानी ट्रेनिंग द ट्रेनर, अनुमोदित TTT यानी ट्रेनिंग द ट्रेनर का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इनका सबका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य क्या है इनका, कौशल विकास को बढ़ावा देना, कौशल विकास करना। क्या करना, कौशल विकास करना। हमारे यहाँ पर यूथ का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, जो हमारा लक्ष्य है, जो 2030 तक ग्लोबल ड्रोन का हब बनने का, उसकी दिशा में ये एक कदम है। तो यहाँ पर लक्ष्य भी लिख लेते हैं। तो भारत का लक्ष्य क्या है, तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनना, यानी हमारे यहाँ पर पूरे विश्व में जो ड्रोन हो वो मेक इन इंडिया हो, ये उद्देश्य है इसका और लक्ष्य है। जैसे पीएम मोदी ने कहा था 2022 में कि 2026 तक हम क्या करेंगे, 1 लाख मेक इन इंडिया ड्रोन का उत्पादन करेंगे। जैसा कि पीएम मोदी ने 2022 में कहा था, 2022 में लक्ष्य रखा था कि 2026 तक 1 लाख मेक इन इंडिया ड्रोन का उत्पादन। ठीक है, तो ये इस कदम में भी एक लंबी छलांग होगी भारत के द्वारा। तो कहां पर हुआ है, चेन्नई में हुआ है। किसने किया है, तो हमारे ये मंत्री जी है, राज्य मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव किस देश के साझेदारी में मालदीव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी MIFC बनने की योजना की घोषणा की है? तो इसने कतर के साथ मिलकर ये घोषणा की है। ठीक है,
कतर जो एक खाड़ी देश है उसके साथ मिलकर ये घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? तो ये हमारी दिल्ली विधानसभा, दिल्ली विधानसभा क्या होगी? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी। हाल ही में किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो हाल ही में हैदराबाद में क्या हुई है? ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। और यहाँ पर विजेता कौन रही? तो यहाँ के विजेता का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? विजेता कौन रही और किस देश की थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी है? तो स्टारलिंक को ये अनुमति दी गई है कि आप यहाँ पर क्या करें? इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में किस शहर को चुना गया है? तो हाल ही में इसके लिए जो शहर चुना गया है इसका नाम है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम को इसके लिए चुना गया है। विशाखापत्तनम जो किस प्रदेश में है? तो आंध्रा में है, यानी आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापत्तनम में इस बार योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए चुना गया है। योगा दिवस, तो योगा दिवस हम कब मनाते हैं? योगा दिवस हम 21 जून को मनाते हैं। 21 जून को क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति होती है, ग्रीष्म संक्रांति को मनाते हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है। गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? दिन होता है, ठीक है? कब होता है? तो 21 जून को होता है। जैसे ही ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी गड़बड़ बन गई यार, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है। तो इसको जो बीच से रेखा काट रही है ये है 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा, उसके ये 0 डिग्री। इसके नीचे हो गया दक्षिण और उसके ऊपर हो गया उत्तर। अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में एक लाइन यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में काटती है और एक 23.5 डिग्री इसको साउथ में काटती है, ठीक है? तो इसको साउथ में काटती है। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और यहाँ पर होती है कर्क रेखा। अब जून के महीने में सूर्य सीधा कर्क रेखा पर पड़ता है। सूर्य कैसे? सूर्य यहाँ से यहाँ के बीच में ही घूमता है, यानी पूरे वर्ष भर जो सीधी लाइटें पड़ती है सूरज की वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पड़ती है, ठीक? अब सूरज 21 जून को सीधे यहाँ पर होगा, यानी एकदम सर के ऊपर, ठीक है? 90 डिग्री पर सूरज कहाँ होगा? कर्क रेखा पर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है और कर्क रेखा पर होने के कारण इसको ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? तो समझ गए कि ये हमारा क्या है? ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, और 21 जून को हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। इसी दिन हम योगा दिवस मनाते हैं। और इस बार ये 11वां संस्करण है। 11वां संस्करण क्यों है? क्योंकि यूएन द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी शुरुआत 2014 में क्या की गई? घोषणा की गई कि भाई हम 21 जून को क्या मनाया करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया करेंगे। और 2015 में पहली बार मनाया गया, ठीक है? कब मनाया गया? तो 2015 में पहली बार मनाया गया, ठीक? 2014 में क्या हुई? घोषणा हुई और 2015 में मनाया गया। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो हैदराबाद में। कब हो रहा है? 21 जून को, यानी ग्रीष्म संक्रांति के दिन हो रहा है। इसके दौरान ही आंध्र प्रदेश ने एक योजना भी शुरू की है। आंध्र की योजना है जो योग से संबंधित है। उसका नाम उन्होंने रखा है योगाद्र। क्या रखा है? उसका नाम योगाद्र योजना रखा है। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जो भी लोग हैं
जो भी आंध्रा के निवासी हैं उनको योगा की तरफ आकर्षित करना या योगा से जोड़ना, योगा को आम जन तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 21 जून की, तो इस बार जो ये आयोजन होगा इसमें लगभग पूरे आंध्र प्रदेश में 1 लाख से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कितने? 1 लाख से अधिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल होने की संभावना है। इस बार 2 करोड़ से अधिक संभावना है। और कहां पर आयोजन हो रहा है? तो 1 लाख स्थानों पर इसका आयोजन होगा। 1 लाख स्थानों पर यह आयोजित किया जाएगा। कहां पर? आंध्रा में, आंध्र प्रदेश में 1 लाख से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। और 2000 से लगभग 50 लाख आदमी इसमें क्या करेंगे? 50 लाख से अधिक आदमी इसमें शामिल होंगे। 1 लाख से अधिक स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा योगा दिवस हो गया। अब बात करें तो हमारे आंध्र प्रदेश की, तो ये हो गया हमारा इस बार इंटरनेशनल योगा डे। और इसकी बात करें कि इसकी थीम क्या होगी, तो इसकी जो थीम है इस बार की, उसका नाम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये क्या है इसकी? ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, क्या है ये? इसकी इस बार की थीम है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, तो इस बार की ये इसकी थीम होगी। ये हमारा हो गया प्यारा भारत। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश इसमें कहां पर है। तो आंध्र प्रदेश इसके पूर्वी तट पर है। पूर्वी तट पर ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश ये हो गया। अगर बात करूं कि इस पर पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके पड़ोसी राज्य ये हो गया तेलंगाना हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, और इधर उड़ीसा। तो 3 राज्य इसके उत्तर में। ठीक है, उत्तर में 3 राज्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और इधर हमारा कर्नाटक हो गया, पश्चिम में कर्नाटक, और दक्षिण में इसके तमिलनाडु, और यहाँ पर इसके समुद्र हो गया, जिसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। अब बात करूं मैं कि आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्रा, इसकी राजधानी अमरावती क्या है? इसकी राजधानी है। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं चंद्रबाबू नायडू क्या है? यहाँ के सीएम हैं। और अगर बात करूं यहाँ के राज्यपाल हैं तो अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करूं यहाँ पर नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। ठीक है, तो 3 नेशनल पार्क यहाँ पाए जाते हैं। अगर बात करूं यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, यहाँ की शास्त्रीय भाषा क्या है यहाँ की? तो शास्त्रीय भाषा यहाँ की तेलुगु। ठीक है, इसको 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। ठीक है, तो ये हमारी इसके बारे में जानकारी होगी। अगर बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क हो गए, अब बात करूं यहाँ के लोक नृत्य के, तो लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कुचिपुड़ी यहाँ का क्या हो गया? लोक नृत्य हो गया। कुचिपुड़ी, कोल्लम, बथुकम्मा, ये क्या है? यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, वीर नाट्यम और बोमालू, ये क्या है? इसके यहाँ पर लोक नृत्य आंध्र प्रदेश के। तो ये आंध्र प्रदेश की पूरी जानकारी। आगे देखते हैं
हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है। इंदौर भारत का पहला भिक्षा मुक्त शहर, यानी यहाँ पर भिखारी नहीं है। यहाँ के भिखारियों को कहाँ पे लगा दिया है? काम पे, और जो बच्चे थे उनको स्कूलों में शिक्षा के लिए भेज दिया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इन्होंने ऑपरेशन केलर इन्होंने अभियान चलाया है। केंद्र सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 तक भारत 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने लगेगा। हाल ही में किस देश के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया के शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने हासिल किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय नौसेना ने MV वैन है 503 जहाज पर बचाव दल को किस माध्यम से उतारा है? तो भारत ने अभी क्या किया है, एक केरल में क्या हुआ, केरल में एक सिंगापुर का जहाज था, केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में क्या हुआ, सिंगापुर के जहाज में आग लगी। तो इस आग को बुझाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने, ठीक है, नौसेना ने क्या उतारा, तो एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां दस्ते को उतारा जिसने वहां पर आग बुझाने का कार्य किया है। ठीक है, तो किसने उतारा? भारतीय नौसेना ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। अगर बात करूं मैं भारतीय सेना या भारतीय तटरक्षक बल जो हमारे क्या करता है, जो हमारे तटों की रक्षा करता है। अगर हमारे तट कैसे हैं, जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो ये भारत का तट हो गया, तो इनकी रक्षा कौन करता है? तो भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई। अगर बात करो इसका हेडक्वार्टर तो कहाँ पर है, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड जो वर्तमान है तो परमेश शिवमणि इसके अभी हेड है। ठीक है, परमेश शिवमणि इसके हेड है। तो भारत ने क्या किया है, यहाँ केरल के तट पर क्या किया है, ये भारतीय EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में था। तो भारत के क्षेत्र में होने के कारण इसने भारत से सहायता मांगी। तो भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसकी सहायता के लिए यहाँ पर अपना एक दस्ता भेजा जो जहाज के माध्यम से इसे उतारा गया और वहां पर क्या किया गया, वहां पर इसकी आग को बुझाया गया। अगर बात करूं कि ये EEZ क्षेत्र कौन सा होता है, तो जैसे ये हमारा तट है, तो यहाँ पर जो कटा छटा होता है, तट कैसा होता है, कटा छटा, जैसे यहाँ से अंदर है और यहाँ से बाहर है, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको सीधा करते हुए एक लाइन खींच लेते हैं पहले। ठीक है, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं, इसको हम आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार रेखा। ठीक है, किस देश का अपने पानी में, यहाँ पर समुद्र है ना पूरा, यहाँ समुद्र में कितना क्षेत्र होगा, तो ये किस आधार पर जाना जाता है, तो इन रेखाओं के आधार पर ही जाना जाता है। अब इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितने, 12 नॉटिकल मील तक जो लाइन होगी वो कैसी होगी, जो 12 नॉटिकल रेंज तक जो लाइन होगी उसको हम प्रादेशिक जल कहते हैं। इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे प्रादेशिक जल। और ये नॉटिकल मील क्या होता है, तो नॉटिकल मील समुद्र में दूरी, नापी गई दूरी को हम नॉटिकल मील बोलते हैं। और एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है, तो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास या उससे थोड़ा सा कम ये होता है। तो यहाँ से आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रादेशिक क्षेत्र बोलते हैं। अब इससे आगे जो 12 नॉटिकल मील्स होगा, यानी यहाँ पर जो रेखा बनेगी, इसको हम संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र से, तो संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्रादेशिक क्षेत्र पर जिस राज्य के सामने है उस राज्य का एकाधिकार होता है, यानी इस क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा,
राज्य का अधिकार होगा। जैसे केरल के सामने केरल का, आंध्र प्रदेश के सामने आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु के सामने तमिलनाडु का। तो पहले क्षेत्र पर किसका होगा? राज्य का अधिकार होगा। दूसरे क्षेत्र पर जो हमारा संलग्न क्षेत्र है, तो कुछ शर्तों के साथ राज्य का अधिकार होता है। ज्यादातर केंद्र सरकार के अधीन होता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ राज्य सरकार को यह भी सौंप दिया जाता है। अब इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, इस आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील्स तक किसी भी देश का ईईजेड क्षेत्र होता है। ईईजेड क्षेत्र यानी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसमें आप कोई भी खनन का कार्य कर सकते हो, समुद्र से कोई चीज निकाल सकते हो। जैसे मुंबई हाई में हम क्या निकालते हैं? जैसे मुंबई हाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम उससे तेल निकालते हैं। तो क्या है वो? 200 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और इससे आगे का जो क्षेत्र होगा वो सभी देशों का होगा, किसी देश का नहीं, उस पर अधिकार नहीं होता, वो सभी देशों के लिए फ्री होता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जो जहाज था, जहाँ पर भारत ने सहायता के लिए इसको भेजा गया। ठीक है, तो किसने भेजा? इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय सेना ने मिलकर इस ऑपरेशन को किया। तो हाल ही में भारतीय सेना ने जो जहाज था, जिसमें सिंगापुर का जहाज था, आग लगी थी, उसको सभी माध्यम से, पैरासूट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और स्पीड बोट के माध्यम से इस आग को बुझाया। लेकिन हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पर किसे उतारा गया? वहां पर एक दल को उतारा गया। ये देखो जहाज में आग लगी है, मालवाहक जहाज था जो सिंगापुर के लिए जा रहा था, इस पे झंडा लगा था सिंगापुर का। ठीक है, तो इसको बचाया गया। वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया है? तो जो हमारा यहाँ लिंगानुपात है वो 899 से बढ़कर 913 हो गया है। यानी प्रत्येक 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? तो कितनी लड़कियां हैं? 913। ठीक है, 913 लड़कियां हैं। प्रत्येक 1000 लड़कों पर 913 भारत में लड़कियां हैं। तो इसको हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। भारत का पहला मानव युक्त गहरे महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक 6000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा? इसको बोलते हैं सागर मिशन, सागरयान मिशन। तो ये 2026 तक आयोजित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह में वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मतलब जीएसटी सबसे ज्यादा किस राज्य ने इकट्ठा की? तो वो महाराष्ट्र ने की। हाल ही में किसने समुद्री जल लवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? यानी समुद्र में जो क्या है, जल लवणीकरण के लिए किसने की है? तो ये हमारे डीआरडीओ द्वारा की गई है। ठीक, किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर युवाओं को ईवी और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है? तो भारत के जो सेल इंडिया है, इसके साथ मिलकर अभी किया है कि ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हरित ऊर्जा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? तो ईवी वो सेल इंडिया के साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि युवाओं को ग्रीन स्किल, ग्रीन स्किल और इलेक्ट्रिक कौशल विकास। ठीक है, यानी वो ग्रीन स्किल यानी जो स्वच्छ एनर्जी है, स्वच्छ ऊर्जा है उसका, और इलेक्ट्रिकल वाहन के क्षेत्र में कौशल विकास कर सके। ठीक है, और इसके लिए लक्षित राज्य कौन कौन से रखे गए हैं? लक्षित राज्य, तो लक्षित राज्य में दिल्ली और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, तो ये लक्षित राज्य रखे गए हैं। क्यों? और ये किस लिए रखा गया है? क्योंकि भारत का लक्ष्य जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये लक्ष्य कब तक का है?
तो भारत का ये लक्ष्य 2070 तक का, भारत का लक्ष्य कब तक का है, 2070 तक का लक्ष्य है जीरो कार्बन उत्सर्जन का। ठीक है, तो ये किसके साथ, तो सेल इंडिया के साथ ये समझौता किया गया है। अब देखते हैं, तो ये हमारा समझौता हो रहा है सेल इंडिया के साथ में। ठीक है, युवाओं को कौशल विकास करने के लिए। हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया, हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है, बिहार में। कहां पर, बिहार में। ठीक है, बिहार में इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो शुभांकर था, आपको याद हो मैंने बताया भी था, शुभांकर इसका था गज सिंह, गज सिंह, गज सिंह इसका शुभांकर था। गज माने हाथी, सिंह माने शेर। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, तो दूरसंचार जो दिवस मनाया जाता है वो 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में कौन सी मानद उपाधि दी गई है, तो इनको क्या बनाया गया है, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। हाल ही में भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने कहाँ पहला विदेशी परिसर खोला है, तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने जो पहला परिसर खोला है वो दुबई में खोला है। ठीक है, तो दुबई में अपना पहला परिसर खोला है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वाई ब्रेक प्रोटोकॉल, हाल ही में वाई ब्रेक प्रोटोकॉल किसने तैयार किया है, तो हाल ही में जो वाई ब्रेक प्रोटोकॉल है वो आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा, तो आयुष मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है पेशेवरों के तनाव को छुटकारा पाना, यानी इसका उद्देश्य क्या है, पेशेवर जो हमारी नौकरी करते हैं ना, पेशेवरों के को तनाव मुक्त रखना, तनाव मुक्त करना। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, प्राइवेट जॉब में पैसा कमाने के चक्कर में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पाते, तो कुर्सी पे बैठे बैठे योगा कैसे करें और कैसे अपने आप को तनाव मुक्त करें, इसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा, तो ये किसके द्वारा किसने शुरू किया है, आयुष मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है, इसके मंत्री हमारे सर्वानंद सोनेवाल ये जो हमारे मंत्री हैं उनके द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगर मैं बात करूं आयुष की, तो आयुष की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, AYUSH। इसमें हर वर्ड का अलग मीनिंग है, जैसे ए का मीनिंग है आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, और एच से होम्योपैथी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयुष की फुल फॉर्म। और इसके मंत्री कौन है, सर्वानंद सोनोवाल है। उद्देश्य क्या है, पेशेवरों को तनाव से मुक्त करना, वाई ब्रेक। ठीक है, वाई ब्रेक के एक कार्यक्रम प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। ऐसे अपना जो काम कर रहे हैं, पीछे देखे काम कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाला और कुर्सी पे बैठे बैठे योगा कर लिया, जिससे अपने ऑफिस में वो तनाव मुक्त रह सके। तो अपने स्वस्थ बनाने के लिए ये एक योजना या प्रोटोकॉल शुरू किया गया है। ठीक है, तो उसमें आप 1-2 मिनट का समय निकालकर ये योगा कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए किस रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो भारत ने भार्गवास्त्र प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस राज्य में 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये अमित शाह जी द्वारा गुजरात में लॉन्च किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है, तो WHO ने पपुआ न्यू गिनी में इसकी घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसे ऑपरेशन सिंदूर पर गठित बहुदलीय वैश्विक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्वकर्ता चुना गया है, यानी भारत ने जो विदेशों में ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जो टीम भेजी थी, उसका हेड किसको बनाया गया है, तो हमारे यहाँ पर जो शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप
कि पेरेंट कंपनी ने भारत को नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, तो अरुण श्रीनिवास को मेटा, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है, यानी एक हमारी कंपनी होगी मेटा और उसकी ब्रांच कौन सी हो गई, एक व्हाट्सएप हो गई, एक फेसबुक हो गई और एक इंस्टा हो गई। तो ये किसकी है, मेटा की ब्रांच है, यानी इनके पापा कौन हुए, मेटा हुए। तो मेटा ने क्या किया है, ये अरुण श्रीवास्तव को अपना हेड बना दिया है। अगर बात करूं मेटा के मालिक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग क्या है, इसके हेड है। मार्क जुकरबर्ग इसके हेड है। इन्होंने अभी भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, तो श्री अरुण श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे कि हाल ही में जो नियुक्ति की गई है, तो हाल ही में कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर एक संजय गौड़ को क्या बनाया गया है, गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजे किसे बनाया गया है, तो संजय गौड़ को नियुक्त किया गया है। राजीव घई इन्हें सेना उप प्रमुख बनाया गया, यानी हमारे जो प्रमुख है सेना प्रमुख, उनसे नीचे वाले सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं, तो राजीव घई जी बनाए गए हैं। मनीषा पांडे को भारतीय पहली महिला राज्यपाल की सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो मनीषा पांडे जी जो हैं वो क्या बनी है, तो पहली राज्यपाल महिला सहायक आयुक्त इनको नियुक्त किया गया है। तो संजय गौड़ जी हमारे ये हो गए। सतपाल भानु जी को LIC का अंतरिम CEO बनाया गया है। ठीक है, किसको बनाया गया है, तो LIC का अंतरिम CEO और MD किसे बनाया गया है, तो सतपाल भानु जी को हमारी LIC का अंतरिम CEO बनाया गया है। टीबी शंकर को क्या बनाया गया है, तो हमारे जो 16वें वित्त आयोग है, उनके सदस्य, वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो टीबी शंकर को हमारा क्या किया गया है, ये 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं अश्विनी लोहानी को क्या बनाया गया है, तो जो हमारे PM है, ये PMO संग्रहालय और पुस्तकालय के निर्देशक, PMO संग्रहालय और पुस्तकालय निर्देशक बनाया गया है। निर्देशक इनको चुना गया है। ठीक है, कैबिनेट द्वारा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा मेटा हो गया, जो पेरेंट कंपनी किसकी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की। अब निम्नलिखित में से कौन मलेशिया में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में भारत का नेतृत्व करेगा, तो भारत का नेतृत्व इसमें कौन करेगा, तो भारत का नेतृत्व इसमें संजय सेठ जी करेंगे। कौन करेंगे, संजय सेठ, वैज्ञानिक सलाहकार संजय सेठ इसका क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। हाल ही में किस तारीख को वैश्विक सुलभता जागरूकता दिवस मनाया गया, तो किस तारीख को मनाया जाता है ये सुलभता जागरूकता दिवस, 18 मई को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की है, तो राष्ट्र के जो वीर हैं उनको सम्मानित करने के लिए एक देश एक धड़कन पहल शुरू की गई। एक देश एक धड़कन पहल शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य में कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा शुरू किया है, तो ये करने वाला हमारा केरल। ठीक है, केरल ने ये कार्य शुरू किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में DFCC ने किस देश की संस्था
हाल ही में DFC बैंक किस देश की संस्था है जिसने गिफ्ट सिटी गुजरात में INEX यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल ठीक है, इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक है, बॉन्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो ये कहाँ की है? ये श्रीलंका की है। तो श्रीलंका की एक बैंक ने क्या किया है, ये पहली विदेशी कंपनी बनी है जिसने NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज में गुजरात सिटी में क्या अपने आप को सूचीबद्ध यानी पंजीकृत किया है। ठीक, अगर बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है। यहाँ की पीएम की बात करें तो हरियाणा, यहाँ के जो पीएम है वो हरिने अमर सूर्या है। यहाँ के प्रधानमंत्री है। और यहाँ के राष्ट्रपति दिशा नायक है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? तो दिशा नायक यहाँ के राष्ट्रपति है। भारत का जो बॉर्डर है इसके नीचे श्रीलंका है और इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि दोनों के बीच है। ठीक है, कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि दोनों के बीच है। अगर बात करूं भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास, तो युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है मित्र शक्ति और होता है दूसरा सिलीनेक्स अभ्यास। ये दोनों देशों के बीच सेनाएं युद्ध अभ्यास करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे युद्ध अभ्यास हो गए। अब बात करें तो ये है जहाँ पर गिफ्ट सिटी में इन्होंने इसे रजिस्टर्ड किया है यानी सूचीबद्ध किया है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 19 मई 2025 को आयोजित ब्रिक्स देशों की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। कहाँ भाग लिया? तो ब्रिक्स जो सम्मेलन है इस बार ब्राजील में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। तो ब्राजील में इन्होंने क्या किया? इसमें भाग लिया। हाल ही में जीएसटी में कितने पूरे होने के उपलक्ष्य में जीएसटी जागरूकता पहल संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया है। तो संडे ऑन साइकिल का आयोजन 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। 8 वर्ष, ठीक है, क्योंकि 2016 से लागू हुई थी, 2025 में इसको 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य 100 गीगावाट परमाणु क्षमता हासिल करना है? तो ये क्षमता 2047 तक हासिल करना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में मनाया है? तो 19 मई को मनाया था ये। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका जो आयोजन करेगा वो यूएसए करेगा। ठीक है, यूएसए आयोजित करेगा और इसमें हर बार 7 टीमें होती थी। ठीक है, लेकिन इस बार कितनी टीमें हैं? तो इस बार इसमें फीफा वर्ल्ड कप को देखते हुए टीमों की संख्या को 32 कर दिया गया है। 32 टीमें इसमें भाग लेंगी। ठीक है, और लगभग 64 मैच होंगे, 64 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, खेले जाएंगे। तो ये आयोजन कहाँ हो रहा है? तो यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र में हो रहा है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो यहाँ की राजधानी वाशिंगटन यहाँ की राजधानी है। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ का एक और शहर न्यूयॉर्क, ये
कौन सी नदी के किनारे है? तो ये हडसन नदी के किनारे है, नदी के किनारे है। ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहाँ के उपराष्ट्रपति। ठीक, तो ये जानकारी हमारी यूएसए के बारे में हो गई। ठीक है, तो ये आयोजन है, ये ट्रॉफी का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इस ट्रॉफी का आयोजन यूएसए में किया जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने करंट के 10 क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जीके को पढ़ा। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। कृपया करके आपसे एक विनती है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।